हेलो सब्सक्राइबर्स, वेलकम टू लेट नाइट इंजीनियर्स। और आज हम देखेंगे यूनिट 4। जैसा कि आपको पता है एंड सेम्स आर वेरी मच नियर, बहुत पास में है। तो हम सिर्फ वही कंटेंट पे फोकस करेंगे जो बहुत बार पूछा है, दैट इज़ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज फ्रॉम द एसपीपी यूनिवर्सिटी। सबसे फोर्थ यूनिट है अपना एनालिटिकल मॉडलिंग ऑफ पैरेलल एल्गोरिदम्स। सबसे पहला टॉपिक है जो बहुत बार पूछा गया है, which is sources of overheads in parallel systems. Sources of overheads in parallel system। सबसे पहले ओवरहेड समझते हैं। ओवरहेड्स क्या है? टाइम बर्बादी, वेस्ट ऑफ टाइम। यही है आपका ओवरहेड। सबसे पहले आपको लिखना है व्हाट पैरेलल कंप्यूटिंग इज। पैरेलल कंप्यूटिंग क्या है तो आपको पता ही होगा। अगर आपको पता नहीं है तो यूनिट 3 मैंने पढ़ा दिया है, उसके वीडियोस अपलोडेड है, प्लीज़ रेफर कीजिए उसको और शेयर कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है वाई ओवरहेड्स। ओवरहेड्स टाइम बर्बादी पता है, लेकिन कैसे? ओवरहेड्स बेसिकली एक्स्ट्रा टाइम और रिसोर्सेज अपने प्रोसेसर या फिर कंप्यूटर का यूज़ करता है, दैट डज नॉट डायरेक्टली हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बस काम करते रहता है, काम करते रहता है, टाइम बर्बाद। नेक्स्ट आते हैं ओवरहेड पैरेलल सिस्टम टाइप्स। अब ओवरहेड के 3 टाइप होते हैं। सबसे पहले है इंटर प्रोसेस इंटरेक्शन, दूसरा है आइडलिंग और तीसरा है एक्सेस कंप्यूटेशन। इंटर प्रोसेस इंटरेक्शन, सबसे पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन बिटवीन द थ्रेड्स। दो प्रोसेसेस एक साथ साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, यानी कि दो थ्रेड्स हैं। अब ये दो थ्रेड्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, और अगर कम्युनिकेट करेंगे तो डेटा भी शेयर करेंगे, है कि नहीं? डेटा भी शेयर करेंगे, और इस डेटा शेयरिंग और कम्युनिकेशन के बीच में जितना भी टाइम स्पेंड हो रहा है वो अननेसेसरी कंसिडर किया जा सकता है, इसीलिए उसे ओवरहेड कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट है आपका आइडलिंग। आइडलिंग क्या है? नल्ला इंसान, रिकाम तिकड़ा, जो कुछ काम नहीं कर रहा है। अभी सपोज एक प्रोसेस खत्म हो गई सपोज एक प्रोसेस खत्म हो गई है, और वो अगले प्रोसेस के लिए या फिर अगले इंस्ट्रक्शन के लिए रुका हुआ है, और उसे कुछ नहीं मिल रहा है, तो तब तक वो खाली बैठेगा। यही हो गई आपकी आइडलिंग। अब इस आइडलिंग से क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? पुअर लोड बैलेंसिंग एंड स्लो कम्युनिकेशन। अगर एक प्रोसेस खाली बैठा हुआ है और वो बात नहीं कर रहा है या इंस्ट्रक्शन नहीं मिला है, देन इट विल नॉट बी एबल टू टॉक टू अदर थ्रेड्स, और इंटर कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। दैट मीन्स लोड बैलेंसिंग, यानी कि जो काम डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है वो भी पूरी तरीके से नहीं होगा। ये है आपका आइडलिंग। थर्ड पॉइंट है एक्सेस कंप्यूटेशन। एक्सेस कंप्यूटेशन इज टू परफॉर्म अननेसेसरी रिडंडेंट वर्क। मतलब काम करते रहता है, फ़र्क ही नहीं पड़ता उसे कितना काम किया है, क्या किया है, डबल काम किया है या ट्रिपल। दिस इज व्हाट एक्सेस कंप्यूटेशन इज। और इसे रिड्यूस करना इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी बोला गया है, एंड दिस कैन बी रिड्यूस्ड by balancing trade-off between computation and communication। कंप्यूटेशन प्रोसेसेस के बीच में वाया कम्युनिकेशन, प्रोसेसेस के बीच में या थ्रेड्स के बीच में वाया कम्युनिकेशन इज ओनली पॉसिबल वे टू रिड्यूस रिडंडेंसी। ये हो गया आपका पहला टॉपिक, सोर्सेज ऑफ ओवरहेड्स इन पैरेलल सिस्टम। और ये मैंने एसपीपीयू के पीवाईक्यू से ही निकाला है। ये देखिए, यहाँ पर आपको लास्ट में टेलीग्राम चैनल पे ये सारा शेयर कर दूंगा कंटेंट। आप शेयर कीजिए जितना भी हो सके, बिकॉज एंड सिम्स बहुत पास में। ये आपका कंटेंट है।
जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत बार पूछा गया है, यहाँ पर आया हुआ है, देन यहाँ पर, देन और यहाँ पे 2 से 3 बार पूछा गया है हर साल, हर सेमेस्टर में। सो प्लीज़ ये क्वेश्चन करके जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। सो लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परफॉर्मेंस मैट्रिक्स इन पैरेलल सिस्टम्स। ये टॉपिक है हमारे पैरेलल सिस्टम के परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पे। इसके अंदर 3 टाइप्स है। सबसे पहला है एग्जीक्यूशन टाइम। एग्जीक्यूशन टाइम हम टी सबस्ट्रेट पी से डिनोट करते हैं, इससे टी सबस्ट्रेट पी से। और ये क्या होता है, दिस इज द टोटल टाइम, पूरा टाइम टेकन बाय द पैरेलल प्रोग्राम टू रन, स्टार्ट से लेकर एंड तक, स्टार्ट से लेकर फिनिश तक जो भी प्रोसेसेस या फिर कम्युनिकेशन जो भी कंडक्ट हुआ है, इसे हम एग्जीक्यूशन टाइम कहेंगे। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इम्पॉर्टेंट और यूजफुल कंप्यूटेशन और डिलेज ड्यू टू कम्युनिकेशन। जितना भी डिले भी कंसिडर हुआ है वो भी हम इसको ऐड करेंगे इन एग्जीक्यूशन टाइम। ये हो गया हमारा पहला परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। दूसरा मैट्रिक्स है टोटल पैरेलल ओवरहेड। टोटल पैरेलल ओवरहेड इसे हम डिनोट करेंगे टी सबस्ट्रेट ओ से। क्या है ये टोटल पैरेलल ओवरहेड, एक्स्ट्रा टाइम और एफर्ट रिक्वायर्ड टू मैनेज पैरेलल एग्जीक्यूशन। टाइम बर्बादी तो पता था, बट जितना एक्स्ट्रा टाइम या एफर्ट लगा है पैरेलल एग्जीक्यूशन में, दो प्रोसेसेस को कंप्लीट करने में, रिसोर्सेज जितना यूज़ हुआ है, वो पूरा कैलकुलेशन आपको टोटल पैरेलल ओवरहेड में मिलेगा। और इसका फॉर्मूला क्या है, टी ओ is equal to product of number of processors multiplied by time taken on p processors subtracted by time taken on single processor। यहाँ पर लिख दिया है, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, शेयर करते रहिए बस। नेक्स्ट है आपका थर्ड मैट्रिक्स, स्पीड अप। तो ये स्पीड अप मेजर, इस स्पीड अप को हम डिनोट करेंगे एसपी से, एसपी से। और ये क्या है, measure of how much faster parallel program runs compared to sequential program। अभी आपको पता है कि 2 टाइप्स के प्रोग्राम होते हैं, एक पैरेलल प्रोग्राम जो पैरेलली या साइमल्टेनियसली रन करते हैं, और एक सीक्वेंशियल जो एक प्रोसेस के ख़त्म होने के बाद ही दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करेगा। सो इसी दोनों प्रोसेस के रेशियो को निकाल कर हमें स्पीड अप मिलता है। सो स्पीड अप इज बेसिकली रेशियो ऑफ एसपी टू टीपी। एसपी है हमारा स्पीड अप और टीपी है हमारा टाइम टेकन ऑन पी प्रोसेसर्स। सो एसपी इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय वन प्रोसेसर अपॉन टाइम टेकन ऑन पी प्रोसेसर्स। ये हो गया आपका सेकेंड टॉपिक, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स इन पैरेलल सिस्टम्स। अब आते हैं एमडाल्स एंड गुस्टाफॉन्स लॉ। फेवरेट क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार। एमडाल्स लॉ क्या कहता है कि काम कितना भी करो, प्रोसेसर कितना भी जोड़ लो, लेकिन एक लिमिट तो लगेगी। एक लिमिट के बाद भाई वो प्रोसेसर थक जाएगा। यही एमडाल्स लॉ कहता है। क्या बोलता है, it states that no matter how many processors we use, the sequential part of program will always limit overall speed of we can achieve। जो अल्टीमेट गोल है, जो अचीव करना चाहते हैं, जितना भी सीक्वेंशियल पार्ट ऑफ प्रोग्राम में प्रोसेसर डाल लो, उसको लिमिट लगेगी। क्या लगेगी,
लिमिट, यही एमडाल्स लॉ कहता है। लिमिट्स ऑफ स्पीडिंग अप अ प्रोग्राम यूजिंग मल्टीपल प्रोसेसर्स। एक बार वापस से बोलता हूँ। लॉ स्टेट्स दैट नो मैटर हाउ मेनी प्रोसेसर्स वी यूज, कितना भी प्रोसेसर यूज कर लो, द सीक्वेंशियल पार्ट ऑफ प्रोग्राम विल ऑलवेज लिमिट ओवरऑल स्पीड अप वी कैन अचीव। हर पैरेलल या फिर कोई भी प्रोग्राम में सीक्वेंशियल पार्ट आएगा ही, और उस सीक्वेंशियल पार्ट की वजह से उसे लिमिट लगेगी जो ओवरऑल स्पीड अप को रिड्यूस या फिर अफेक्ट करेगा। और इसका फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या है? बहुत इजी है। स्पीड अप का फॉर्मूला है 1 अपॉन एफ प्लस 1 माइनस एफ डिवाइड बाई पी। यहाँ पर एफ है आपका फ्रैक्शन ऑफ प्रोग्राम, सीक्वेंशियल प्रोग्राम है ये, और 1 माइनस एफ फ्रैक्शन जिसको पैरेललाइज करना है। क्या करना है? जिसको पैरेललाइज करना है। और क्योंकि ये ऑलरेडी सीक्वेंशियल में था, अभी इसको 1 माइनस एफ यानी कि फ्रैक्शन करके हम इसको पैरेललाइज करेंगे। फिर P डिनोट करता है नंबर ऑफ प्रोसेसर्स। अब इससे क्या आउटकम, क्या रिजल्ट मिलेगा कि जैसे जैसे P इंक्रीज होगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोसेसर इंक्रीज होंगे, पैरेलल पार्ट तो फास्टर होगा, फास्ट होते जाएगा, पैरेलल पार्ट इंक्रीज होते जाएगा, बट सीक्वेंशियल टाइम सेम रहेगा। फुल स्टॉप, कॉमा भी नहीं, फुल स्टॉप। So after a point, adding more processor doesn't help much, कुछ काम में नहीं आएगा। यही आपका एमडाल्स लॉ स्टेट करता है। क्या स्टेट करता है? कि नो मैटर हाउ मेनी प्रोसेसर्स वी यूज, कितना भी प्रोसेसर यूज कर लो, सीक्वेंशियल पार्ट हमेशा बीच में आएगा, उसको लिमिट लगाएगा। ये हो गया आपका एमडाल्स लॉ। अब आते हैं गुस्टाफॉन्स लॉ। गुस्टाफॉन्स लॉ इसका पूरा उल्टा है, एग्जैक्ट अपोजिट। क्या बोलता है? इंस्टेड ऑफ कीपिंग प्रॉब्लम साइज फिक्स्ड, अगर ये आपकी प्रॉब्लम है और ये फिक्स्ड है, हम क्या करेंगे? इसको इंक्रीज करेंगे, मतलब प्रॉब्लम को और बढ़ा देते हैं। जैसे जैसे प्रोसेसर्स का साइज भी इंक्रीज होगा, जैसे जैसे जुड़ते जाएगा, प्रॉब्लम्स को भी इंक्रीज करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि मोर प्रोसेसर्स कैन बी यूज्ड टू हैंडल मोर डेटा। जितने प्रोसेसर्स बढ़ेंगे, जितने प्रोसेसर्स बढ़ेंगे, उतना ही हैंडल करने, डेटा को हैंडल करने में हेल्प होगी। यही गुस्टाफॉन्स लॉ कहना चाहता है। प्रॉब्लम छोटा रहने दो, उसको बड़ा कर देते हैं, और अगर प्रॉब्लम बड़ी भी रहेगी तो और बड़ा कर दो, और उसके प्रोसेसर बढ़ा दो। प्रोसेसर बढ़ाकर हम वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लोड बैलेंस कर देंगे, और कॉम्प्लेक्स टास्क को भी हम सॉल्व करने में हेल्प करेंगे इन सेम टाइम, जो एमडाल्स लॉ नहीं करता है। और इसका फॉर्मूला क्या है? स्पीड अप, इसमें भी स्पीड अप आता है, और स्पीड अप का फॉर्मूला है P माइनस एफ मल्टीप्लाई बाय P माइनस 1, जहाँ पर P आपका नंबर ऑफ प्रोसेसर्स है और F है आपका फ्रैक्शन ऑफ प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम सीक्वेंशियल प्रोग्राम है। वापस से रिपीट करता हूँ। गुस्टाफॉन्स लॉ बेसिकली प्रॉब्लम के ऊपर रिलेटेड है। इंस्टेड ऑफ कीपिंग प्रॉब्लम फिक्स्ड साइज, वी कैन इंक्रीज द साइज ऑफ प्रॉब्लम जितना भी पॉसिबल हो, और जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ेगी वैसे वैसे हम प्रोसेसर्स का साइज इंक्रीज करते जाएंगे। मोर द नंबर ऑफ प्रोसेसर्स, मोर विल बी द डेटा हैंडलिंग डन। जितने ज़्यादा प्रोसेसर, उतना डेटा हैंडल होते जाएगा। और उसका फॉर्मूला है स्पीड अप इज इक्वल टू P माइनस एफ मल्टीप्लाई बाय P माइनस 1। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रैनुलैरिटी। ग्रैनुलैरिटी एंड इफेक्ट्स ऑफ ग्रैनुलैरिटी ऑन परफॉर्मेंस। अब ये ग्रैनुलैरिटी क्या है? मान लो आपका एक प्रोसेस है, या एक छोटा सा काम है, या
घर पे आपको मम्मी ने काम बोल दिया कि बेटा पास में दुकान है, दूध लेके आ जाओ, बहुत छोटा काम। ये छोटा काम, टास्क, ये दूसरे इंसान को बहुत बड़ा लगता है। वही ग्रैनुलैरिटी है, और इससे क्या परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट आएगा। भाई तेरे को गुस्सा आया तो डायरेक्ट तू भाग के जाएगा, दूध लेके आएगा और मम्मी को दे देगा। यही ग्रैनुलैरिटी है, कंसिडर कर लो। तो वही ग्रैनुलैरिटी refers to amount of work done by task before it communicates with other tasks। मतलब कितना भी काम, अगर दूध लाना है, डायरेक्ट पैसे लिए, बिना बात किए, भाग के दूध लाया और रख दिया घर में, मम्मी से बात किए, ये हो गया तुम्हारा ग्रैनुलैरिटी। सो क्या है, refers to the amount of work done by the task before it communicates with other tasks। और इसके टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है फाइन ग्रेन्ड पैरेललिज्म। पता है घंटा टॉपिक है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, टाइम बहुत कम है ना। फाइन ग्रेन्ड पैरेललिज्म क्या, इस फाइन ग्रेन्ड पैरेललिज्म प्रोसेस में आपके टास्क छोटे होते हैं, टास्क आर स्मॉल। और इसको, अगर टास्क छोटा रहेगा, ज़्यादा बात करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, जल्दी काम हो जाएगा, है ना। रिक्वायर फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेसर्स। अगर कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत हुई, भाई बात तो चलती रहेगी, फिर मैंने थोड़ा गलत बोला, लेकिन बात तो चलती रहेगी, और जितनी बात चलती रहेगी उतना टाइम डिले होगा। यही है आपका फाइन ग्रेन्ड पैरेललिज्म, जहाँ पर एक प्रोसेस में टास्क छोटे होते हैं, और टास्क छोटे होने की वजह से फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन लगती है बिटवीन द प्रोसेसर्स। अब आते हैं कोर्स ग्रेन्ड पैरेललिज्म पे। कोर्स ग्रेन्ड पैरेललिज्म, अब ये क्या है, ईच टास्क इज लार्ज। अभी कंपेयर टू फाइन ग्रेन्ड पैरेललिज्म, कोर्स ग्रेन्ड में ईच टास्क इज लार्ज, मतलब हर टास्क बहुत बड़ा है, और वर्क्स इंडिपेंडेंटली फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। टास्क बड़ा है तो वो खुद पे ही ध्यान देगा, अरे खुद का काम खत्म करने पे ही वो दूसरे की मदद करेगा। पेपर में भी तुम वही करोगे कि पहले खुद का लिखोगे और फिर चाहिए तो मदद कर दोगे तो किसी और का, खुद का काम करोगे ना पहले। बिफोर नीडिंग बिफोर नीडिंग टू कम्युनिकेट बिफोर नीडिंग टू कम्युनिकेशन या फिर लेस कम्युनिकेशन। तो अगर कोई टास्क इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है तो उसके बीच में कम्युनिकेशन तो कम ही होगा ना भाई। और अगर कम्युनिकेशन कम होगा तो प्रोसेसर जल्दी काम करेगा, खुद का रिस्पेक्टिव टास्क पहले ख़त्म करेगा प्रायोरिटी बेसिस पे, पहले ये ख़त्म, कुछ बात भी ये किए बिना फिर मैं दूसरे काम पे आऊँगा भाई। यही है आपका कोर्स ग्रेन्ड पैरेललिज्म, और इसके इफ़ेक्ट्स क्या है। पहला है कम्युनिकेशन ओवरहेड, वापस से ओवरहेड। ओवरहेड आपको बहुत बार देखेगा, टाइम बर्बाद, क्या, बहुत माल खाता है, बहुत माल खाता है, बहुत बातचीत करता है। फाइन ग्रेन टास्क में टास्क स्मॉल थे और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा था, यही आपका टाइम बर्बाद हुआ ना यहाँ पे। लेकिन कोर्स में वैसा नहीं था, तो आपको कम्युनिकेशन ओवरहेड के इफेक्ट में फाइन ग्रेन का एडवांटेज और इसका फाइन ग्रेन का डिसएडवांटेज और कोर्स ग्रेन का एडवांटेज लिखना है। दूसरा है प्रोसेसर यूटिलाइजेशन, टाइम पास करता है। फाइन ग्रेन में टाइम पास बहुत होता है, बहुत बातचीत करते हैं, सोर्सेज यूटिलाइज करते हैं, सर्वर्स यूटिलाइज करते हैं, है ना, सोर्सेज यूटिलाइज करते हैं, तो यहाँ पर टाइम पास बहुत होता है। लेकिन कोर्स ग्रेन में टाइम पास बहुत नहीं होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि वो खुद का देखता है भाई, खुद का कंप्लीट करेगा। वो कहते हैं ना, भगवान सबका भला करे लेकिन शुरुआत मेरे से करे, ऐसे। और तीसरा पॉइंट है लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग नहीं हो पाती इसमें, फाइन ग्रेन में। फाइन ग्रेन में वो
आई एम सॉरी, फाइन ग्रेन में नहीं, कोर्स ग्रेन में। कोर्स ग्रेन में अगर टास्क जल्दी ख़त्म हो गया बिकॉज उसके अंदर लेस कम्युनिकेशन है, तो वो तो खाली बैठेगा, तो फिर वो मदद भी नहीं कर पाएगा। और फाइन ग्रेन में जैसे जैसे कम्युनिकेट करेगा वैसे वैसे लोड भी बैलेंस होगा, अपना काम तो डिस्ट्रीब्यूटेड ही रहेगा। यही लोड बैलेंसिंग है। अभी अगला टॉपिक आता है स्केलेबिलिटी ऑफ पैरेलल सिस्टम्स। स्केलेबिलिटी तो सबको पता ही रहेगा, फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं। स्केलेबिलिटी ऑफ पैरेलल सिस्टम्स, अब ये क्या कहता है कि एक पैरेलल प्रोग्राम को कैसे यूटिलाइज करके उसको कंप्यूटिंग प्रोसेस इंक्रीज करे। क्या एक पैरेलल प्रोग्राम को कैसे यूटिलाइज करे और उसका कंप्यूटिंग प्रोसेस इंक्रीज करे सो एज टू इंक्रीज और बेटर और इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। जस्ट अ मोमेंट, आई अपोलोजाइज फॉर द पॉज, लेट अस कंटिन्यू। तो स्केलेबिलिटी ऑफ पैरेलल सिस्टम्स बेसिकली एक पैरेलल प्रोग्राम को या फिर एक प्रोसेसर को कैसे यूटिलाइज करे सो एज टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस, यही स्केलेबिलिटी बोलता है। क्यों? अगर हाईली स्केलेबल हुआ तो परफॉर्मेंस बेटर होगी, एग्जीक्यूशन फास्ट होगा, एग्जीक्यूशन फास्ट होगा तो फिर प्रोसेस और टास्क भी जल्दी ख़त्म होगा और लोड बैलेंसिंग भी मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर पुअरली स्केलेबल हुआ, एग्जीक्यूशन विल बी लो, एग्जीक्यूशन टाइम विल बी लो, टाइम पास बहुत कर रहा है, लोड बैलेंसिंग भी बढ़ते जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क विल बी मोर। आई होप यू आर गेटिंग। अब इसके की फैक्टर्स क्या है? की फैक्टर्स है दैट लिमिट स्केलेबिलिटी। सबसे पहला है कम्युनिकेशन ओवरहेड, वापस से वही टाइम बर्बाद, याद रखना। वेस्टेज ऑफ टाइम इन सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा, भेजने में और लेने में बहुत टाइम बर्बाद करता है। और क्या? और इससे क्या, रिड्यूसिंग द बेनिफिट ऑफ पैरेलल एग्जीक्यूशन, जो काम हो रहा है वो भी पूरा नहीं होगा, जो काम हो रहा है वो भी पूरा नहीं होगा। यही है आपका कम्युनिकेशन ओवरहेड, टाइम बर्बाद। दूसरा है लोड इम्बैलेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क जो है प्रोसेसेस के बीच में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अच्छे से नहीं हो पाता है, अच्छे से नहीं हो पाएगा क्योंकि उनमें कम्युनिकेशन ही नहीं है, टाइम पास ही करते रहते हैं। तीसरा है एमडाल्स लॉ, जैसे जैसे प्रोसेसर बढ़ेगा, प्रोसेसर बढ़ने दो, लेकिन सीरियल पोर्ट की लिमिट तो भाई सेम ही रहेगी, उसको कुछ हाथ ही नहीं लगाना, वो बढ़ता ही नहीं है कितना भी इम्प्रूव करने का ट्राई करो। तो ये कुछ फैक्टर्स है, तीन फैक्टर्स, कम्युनिकेशन ओवरहेड, लोड इम्बैलेंस और एमडाल्स लॉ। ये आपको स्टेट कर देना है सीधा सीधा, एमडाल्स लॉ और लोड इम्बैलेंस का एग्जाम्पल दे दो। हर क्वेश्चन का एक डिसएडवांटेज और एक एडवांटेज लिख के आओ, बेनिफिट होगा बता रहा हूँ। अगला है स्केलिंग डाउन या डाउन साइजिंग। स्केलिंग डाउन या डाउन साइजिंग क्या है कि अगर मैं 4 प्रोसेसर यूज़ कर रहा हूँ और मेरा काम 4 घंटे में हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे दिमाग में ख्याल आया, बकवास सा ख्याल, कि मैं 2 प्रोसेसर कम कर देता हूँ। क्या? 2 प्रोसेसर कम कर देता हूँ। अभी ये 2 प्रोसेसर से मैं इसको 3 घंटे में करने का ट्राई करूँ या 2 घंटे में, 2 घंटे में करने का ट्राई करूँ, मैथमेटिकली करेक्ट है, लेकिन प्रोसेसर कम हो गया तो टाइम भी कम हो जाएगा। या मान लो 1 घंटा करता हूँ, 1 घंटा में 1 घंटे में सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ, मतलब एक प्रोसेसर को आधा घंटा और इसको आधा घंटा, जो
यहाँ पे हर प्रोसेसर को एक घंटा लग रहा था, यहाँ पर 1 घंटे में 2 प्रोसेसर के साथ काम पूरा खत्म करना है, विच इज टीडियस टास्क, बहुत मुश्किल। यही है आपका स्केलिंग डाउन या डाउन साइजिंग, प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग नंबर ऑफ प्रोसेसर्स इन पैरेलल सिस्टम्स while maintaining its performance। मतलब प्रोसेसर भी कम कर दो और परफॉर्मेंस भी मेंटेन करो, अलग ही है भाई। ये आपका स्केलिंग डाउन या डाउन साइजिंग। मतलब when application is scaled down, workload is distributed amongst fewer processors which increase workload per processor। मतलब अगर 2 घंटे में काम करना है और हाँ हमारे पास सिर्फ 3 ही प्रोसेसर है, तो उस 3 प्रोसेसर के हिसाब से 2 घंटे में पर प्रोसेसर पे कितना टाइम आएगा, ये आपको स्केलिंग डाउन या डाउन साइजिंग में बताना है। जैसे जैसे प्रोसेसर कम होंगे वैसे वैसे वर्कलोड भी इंक्रीज होगा और वही टाइम में आपको कंप्लीट करना है विदाउट अफेक्टिंग इट्स परफॉर्मेंस। ये आपका स्केलिंग डाउन। इफ परफॉर्म्स वेल देन एल्गोरिदम इज एक्सेप्टेड। अगर परफॉर्म अच्छा किया तो ये एक्सेप्ट होगा, नहीं तो रिजेक्ट। आया समझ में? नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम। स्टार मार्क कर दो भाई, स्टार। कुछ करो या ना करो, ये करके जाओ। ये क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, इस बार भी आएगा। पीवाईक्यूज देख के बता रहा हूँ, पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो एक बार। क्या है मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम? 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद एक थर्ड मैट्रिक्स आता है, सबको पता है, वही डेफिनेशन है। सपोज आपके पास मैट्रिक्स एक साइज है m मल्टीप्लाई बाय n। अभी m मल्टीप्लाई बाय n करोगे किसके साथ? मैट्रिक्स b ऑफ साइज n मल्टीप्लाई बाय p। तो हमें पता है 10th 12th में पढ़ाया था मैट्रिक्स कि रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। ये रो होता है और ये कॉलम होता है ना? तो m मल्टीप्लाई बाय p उसका रिजल्टेंट प्रोडक्ट आएगा, क्या आएगा? m मल्टीप्लाई बाय p। इसका फॉर्मूला क्या है? या एक जनरल फॉर्मूला ये है सी आई जे, ये रो है और ये कॉलम है, इज इक्वल टू ए ऑफ इंडेक्स आई 0 मल्टीप्लाई बाय बी ऑफ 0 जे। ये n-1 के ऊपर जाएगा, यहाँ पे इससे ही हमें प्रोडक्ट मिलेगा। अब पैरेलल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, इसमें मैट्रिक्स को डिवाइड करते हैं अमंग मल्टीपल प्रोसेसर्स। एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और ये दूसरा मैट्रिक्स है, यहाँ पर बना देता हूँ, 5 6 7 8। अब इसको मैं टुकड़ों में डिवाइड कर देता हूँ और इसको टुकड़ों में डिवाइड करके दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यही करना है और कुछ नहीं करना है। नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है भाई, नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो रो और कॉलम से मल्टीप्लाई करते हो। 2 by 2 का मैट्रिक्स एग्जाम्पल में दे दो, हो जाएगा। 3 by 3 या फिर 4 by 4 में मत घुसो, 2 by 2 का सिंपल एग्जाम्पल दे दो, बात खत्म, सीधी बात, नो बकवास। दूसरा क्या है? परफॉर्म पार्शियल मल्टीप्लिकेशन साइमल्टेनियसली, और पार्शियल मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसको कंबाइन कर दो, हो गया आपका पैरेलल मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अगला है आपका एल्गोरिदम, क्वेश्चन के साथ ही आता है, एक्सप्लेन विथ एन एल्गोरिदम। पहला लिखो स्टेप, डिवाइड मैट्रिक्स ए रो वाइज अक्रॉस प्रोसेसर्स।
ये तुम्हारा पहला मैट्रिक्स है ए, इसको रो वाइज डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो। मैट्रिक्स बी शेयर टू ऑल प्रोसेसर्स, अभी मैट्रिक्स बी के साथ पूरा कंप्लीटली मल्टीप्लाई करना है। तीसरा स्टेप क्या है, ईच प्रोसेसर मल्टीप्लाइज इट्स पार्ट ऑफ ए फुल मैट्रिक्स बी, जो अभी बताया मैंने। फोर्थ पॉइंट है कंबाइन द कलेक्टेड रिजल्ट, जो भी प्रोडक्ट आएगा थर्ड स्टेप में उसको मैट्रिक्स में कंबाइन कर दो। आ गया। ये देखो एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है, एक मैट्रिक्स है ए और दूसरा मैट्रिक्स है बी, 1 2 3 4 5 6 7 8। प्रोसेसर वन को रो वन ऑफ ए दे दिया, क्या, वन और टू। प्रोसेसर टू को रो टू दे दिया ऑफ ए, फोर। ये क्या करेंगे, बोथ प्रोसेसर्स रिसीव फुल मैट्रिक्स बी, मतलब वन ऑफ टू को इससे मल्टीप्लाई करोगे 5 और 7 से, और 3 और 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 6 8 से। खत्म, बस इतना ही करना है। प्रोसेसर वन क्या करेगा, 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, देखो ये देखो, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 मल्टीप्लाई 7 वही किया, क्या आया 19, और 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस मल्टीप्लाई बाय 8, 6 प्लस 6, आई एम सॉरी देयर इज अ मिस्टेक, यहाँ पर 16 आना चाहिए। 6 प्लस 16 इज इक्वल टू 22, हो गया। प्रोसेसर टू को क्या, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, वापस से वही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या देगा 43, और 3 मल्टीप्लाई बाय 6 दूसरे कॉलम को पकड़ो, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 8 50 दे देगा। खत्म, ये आपका खत्म हो गया यूनिट 4, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। मैं सारे नोट्स टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, आप ना जैसे जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए, और हर इंजीनियर जो आखिरी दिन पे पढ़ता है उसकी मदद कीजिए। आई होप यू लाइक द कंटेंट, और ये भी शेयर कर दूंगा मैं, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एंड सिम्स। थैंक यू।